शोल्डर डिसलोकेशन इज़ द कॉमनेस्ट डिसलोकेशन इन बॉडी। उसका कारण ये है कि शोल्डर में रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है बट स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत जल्दी शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इसकी खास बात और है कि जब यंग बच्चों में यानी कि 15 से 25 साल के बच्चों में जब डिसलोकेशन होता है तो वो बार बार होता रहता है। इसको कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज करता है। एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जस्ट लाइक हिप जॉइंट। ये बॉल है और ये सॉकेट। जो बॉल है वो हमारी ह्यूमरस जो बोन होती है, जो आर्म की बोन होती है, जो बाजू वाली हड्डी होती है, उसको ह्यूमरस कहते हैं। उसके अपर एंड को कहते हैं ह्यूमरस हेड। जैसे फीमर का हेड होता है ऐसे ही ह्यूमरस का हेड होता है। जो सॉकेट होती है उसको कहते हैं ग्लिनॉइड। हिप में जैसे एसिटाबुलम होता है, इसमें ग्लिनॉइड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हिप में हमारी जैसे ये फीमर का हेड होता है तो जो एसिटाबुलम है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि अच्छी कवरेज होती है। बट शोल्डर में ऐसा नहीं है। शोल्डर में बॉल बड़ी है और सॉकेट बहुत छोटी है, ग्लिनॉइड बहुत छोटी है। तो नेचर ने इस बॉल को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ह्यूमरस हेड की डिसलोकेशन बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर दी होती है यहाँ पर, जो बॉल को ऐसे संभाल के रखती है इस तरह से दोनों तरफ। इसको हम कहते हैं लेब्रम। तो लेब्रम बोन के साथ यहाँ पर अटैच होता है, इस तरह से बड़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। लेकिन जब यंग बच्चे होते हैं 15 से 25 साल के बीच में, उसमें ये जंक्शन जो होता है लेब्रम और बोन का, ये बहुत वीक होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही डिसलोकेशन होती है, जो लेब्रम है वो यहाँ से डिटैच हो जाता है और फिर ये इस तरह से दिखाई देता है। नॉर्मली ये ऐसे होता है बोन के साथ, लेकिन ये यहाँ से उखड़ जाता है और यहाँ पर बीच में आपको MRI में स्पेस दिखाई देता है, ये खाली जगह हो जाती है इस जगह। और इसमें क्योंकि जॉइंट फ्लूइड चला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड चला जाता है, तो इसकी कभी भी हीलिंग नहीं होती है, तो इधर की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही पेशेंट ओवरहेड एक्टिविटी करता है, ये जो बॉल है, जो ह्यूमरल हेड है, ये बार बार डिसलोकेट होता रहता है। जरा सी मूवमेंट में ही डिसलोकेट हो जाता है, कई बार तो सोते सोते डिसलोकेट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो ये इसकी पैथोलॉजी है। लेकिन 15 से 25 के बीच में ही होता है, क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाती है, फिर ये लेबरल टियर नहीं होते हैं। तो अगर 25-30 साल के बाद अगर आपको डिसलोकेशन होगा तो ये बार बार डिसलोकेट नहीं होगा, एक ही बार डिसलोकेट होगा और फिर ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमें करना क्या है? तो लेब्रम को हमें वापस ग्लिनॉइड से अटैच करना है, यानी कि उसमें सूचर लगाना है। पहले ये सर्जरी ओपन की जाती थी, पूरा यहाँ से इंसिजन लगाते थे। उसका नुकसान क्या होता था कि उसमें शोल्डर स्टिफ हो जाता था, फिर शोल्डर की मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाती थी। बट आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हमारे पास आते हैं, जैसे टेनिस प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जिनकी ओवरहेड एक्टिविटी बहुत रहती है। तो अगर हम उनकी मूवमेंट्स कम कर देंगे तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो गेम को फिर से नहीं खेल पाएंगे, और अगर खेलेंगे भी तो उस लेवल पर नहीं खेल पाएंगे। तो उसके लिए हमने नई चीज़ एक शुरू की है, जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपी बैंकर्ट्स रिपेयर। इस लीजन को कहते हैं बैंकर्ट्स लीजन, और जब इसकी रिपेयर करते हैं तो इसको कहते हैं बैंकर्ट्स रिपेयर। आर्थ्रोस्कोपी मीन्स जॉइंट का दूरबीन से ऑपरेशन। इसमें सिर्फ 3 जगह पर हमें छेद बनाने होते हैं, 3 स्टिच लगते हैं, हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे, और उससे ही हम ये सारी रिपेयर कर देते हैं। फ़ायदा ये होता है कि शोल्डर स्टिफ नहीं होता है, कोई स्कार नहीं होता है, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो अभी हम एक पेशेंट का आपको MRI दिखाएंगे, बिफोर द रिपेयर एंड आफ्टर द रिपेयर। तो उसमें बैंकर्ट्स लीजन आपको दिखाएंगे, हमने उसको रिपेयर किया है। तो बाद में जब MRI की गई तो फिर MRI में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो ये हम MRI देख रहे हैं वैभव की बिफोर सर्जरी। इनको डिसलोकेशन हो रहा था बार बार। तो इस MRI में आपको पहले स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज़ द बॉल विच इज़ ह्यूमरल हेड, एंड दिस इज़ द सॉकेट, यानी कि जिसको हम ग्लिनॉइड कहते हैं। अब शोल्डर में बार बार डिसलोकेशन इसलिए होता है दैट बॉल इज़ मच बिगर देन द सॉकेट। तो बॉल को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो छोटी होती है। इट इज़ अपोजिट द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में सॉकेट काफ़ी बड़ी होती है, हेड छोटा होता है, तो उसमें डिसलोकेशन बहुत रेयर होता है। बट शोल्डर इज़ अपोजिट, सॉकेट इज़ स्मॉलर, बॉल इज़ बिगर। सॉकेट की ग्रिप को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ ये कार्टिलेज होते हैं। जो ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं, दिस इज़ द कार्टिलेज, इसको हम लेब्रम कहते हैं। Similarly, there is
black color structure on this side. So this is anterior labrum and this is posterior labrum. यानी कि ये शोल्डर का फ्रंट है, ये शोल्डर का बैक है। डिसलोकेशन हमेशा शोल्डर में एंटीरियरली होती है, यानी कि फ्रंट में जो हेड है वो फ्रंट में चला जाता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशंस आर वेरी रेयर। अब आप डिफरेंस देखेंगे कि जो पोस्टीरियर लेब्रम है वो बोन के साथ बिल्कुल प्रॉपरली अटैच्ड है, लेकिन जो एंटीरियर लेब्रम है, जो फ्रंट वाला लेब्रम है, वो उखड़ गया है, यानी कि देयर इज ए स्पेस। अगर आप इस फिल्म में देखें तो यू कैन सी देयर इज ए डिसरप्शन ऑफ द लेब्रम एंड दिस इज़ द रीजन, जिसको हम बैंकर्ट्स लीजन भी कहते हैं। दिस इज़ द रीजन कि जब यंग पेशेंट्स में शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो वो रिकरेंट डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि बार बार डिसलोकेशन होती है। एक और चीज़ देखने की है कि आप बहुत सारा फ्लूइड देख सकते हैं जॉइंट में, इधर भी फ्लूइड है, इधर भी बहुत सारा फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स कि जो जॉइंट की वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गई है, यानी कि जो कैप्सूल है वो बहुत लैक्स हो गया है, इधर भी लैक्स हो गया है, यानी कि बॉल एंड सॉकेट को ग्रिप करने की जो स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल लूज़ हो गई हैं, इसलिए भी बार बार डिसलोकेशन होता है। तो सर्जरी में हमें लेब्रम को यहाँ अटैच भी करना है, उसके साथ साथ ये जो वॉल्यूम है जॉइंट का इसको कम करना है, यानी कि जो कैप्सूल है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर उसको भी हमने श्रिंक कराना है ताकि वो ग्रिप करे शोल्डर को और बार बार डिसलोकेशन ना हो। अब हम सर्जरी के बाद एमआरआई देखेंगे वैभव का और चेक करेंगे कि जो हमने सर्जरी की है, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर किया है, वर बी एबल टू अचीव दैट व्हाट वी वांटेड टू डू। तो अब देखते हैं बाद वाला एमआरआई। ये है सर्जरी के बाद का एमआरआई। तो इसमें ये ग्लिनॉइड है यानी कि सॉकेट, ये बॉल है दैट इज़ ह्यूमरल हेड। अब इसमें आप देखें कि जो एंटीरियर लेब्रम है ये बिल्कुल बोन के साथ अटैच्ड है, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन। दैट मीन्स कि हमारा लेब्रम अटैच्ड भी है और हील भी कर गया है। पोस्टीरियर लेब्रम यहाँ है, उसके साथ साथ देयर इज़ नो फ्लूइड देयर, यहाँ कोई फ्लूइड नहीं है, यहाँ कोई फ्लूइड नहीं है। दैट मीन्स हमने कैप्सूल को भी ग्रिप टाइटन कर दिया है। तो अब हमारा जो हेड है वो इधर से भी कंट्रोल्ड है और इधर से भी कंट्रोल्ड है। दैट मीन्स कि ये अब डिसलोकेट नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर। इसमें कोई ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट योर टेक्निक शुड बी एक्यूरेट। जो आप करना चाहते हैं वो करना चाहिए। सो लेब्रम रिपेयर इज़ नॉट इनफ। आपको कैप्सूल का जो वॉल्यूम है, जो जॉइंट का वॉल्यूम है, उसको भी कम करना है। इसका एक डिसएडवांटेज रहता है कि पेशेंट को बाद में थोड़ी स्टिफनेस लगती है फॉर फ्यू मंथ्स। जब भी वो रोटेशन करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, तो पेशेंट को स्टिफनेस लगती है क्योंकि ये टिश्यूज़ टाइट हो गए हैं। तो जब भी हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो पेशेंट को लगता है कि थोड़ा टाइट है, लेकिन ये पेनफुल नहीं होता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे ये एंटीरियर स्ट्रक्चर थोड़ी सी स्ट्रेच आउट हो जाएंगी और जितनी मूवमेंट हमें एक जनरल ऑफिस वर्क में करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी है कि अगर आपका शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता है, ज़रा सी ये मूवमेंट करते हैं आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो इसकी सर्जरी करानी ज़रूरी है। कई बार आप बस में या ट्रेन में खड़े हैं, आपने ऊपर हैंडल पकड़ा, आपका डिसलोकेट हो गया। कई बार आप नींद में हाथ पैसे करते हैं, डिसलोकेट हो जाता है। कई बार आप स्विमिंग कर रहे हैं और डिसलोकेट हो जाता है, तो दैट बिकम्स रियली लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजरस हो सकता है कि फिर उसके बाद आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे और आपका डूबने का खतरा रहता है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं और अचानक डिसलोकेशन होती है तो बहुत पेनफुल होता है, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दैट इज़ वन। सेकंड पार्ट ये है कि अगर बार बार डिसलोकेशन होता है तो जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बार बार ग्लिनॉइड के एज पर हिट करता है और धीरे धीरे आपके ह्यूमरस हेड में खड्डा जैसा बन जाता है, एक पूरा वहाँ पर कैविटी बन जाती है और उससे और डिसलोकेशन ईजी हो जाती है। तो कुछ पेशेंट तो हमारे पास आते हैं जिनको 15, 20, 30 बार डिसलोकेशन हुआ है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका शोल्डर धीरे धीरे बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आप सारी मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो आजकल आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से इसका बहुत इजी और नॉन ट्रॉमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर आपके साथ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं आपके आसपास तो आप अपनी एमआरआई कराएं, एमआरआई हमसे शेयर करें, देन विल गाइड यू हाउ टू ट्रीट इट। थैंक यू।